सो टॉपिक को फिर हम कंटिन्यू रखते हैं। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा एटॉमिक साइज का एक ट्रेंड भी मैंने वो बताया था कि ग्रुप के अंदर अगर मैं डाउन द ग्रुप अगर मैं जाता हूँ, मैं ग्रुप में नीचे की तरफ आता हूँ तो मेरे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। अगर मैं जैसे मैं इधर आता हूँ, मेरे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसके अंदर मेरे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। इसकी रीज़न मैंने कही थी कि इनका जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर सेम है कि इसके भी हमारे पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी लास्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हम थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को हम वो देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रेंड समझने के लिए हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं कि हमारे पास किसी भी एटम के अंदर हम 2-3 टर्म्स हम ये वो देखेंगे हमारे पास के। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ, सबसे पहली टर्म है एटॉमिक साइज। अभी मैंने पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट नहीं किया, मैंने जस्ट इसकी मैं स्टोरी की फॉर्म में मैं ये वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एटॉमिक साइज़ को हम ज़रा पढ़ते हैं। हमारे पास अगर मैं एटम्स के अंदर हमारे पास होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सही है। ये उसके इर्द गिर्द मेरे पास शेल है, सही है। इस तरीके से शेल्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स हैं। और शेल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये बात अभी हम वो डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक साइज के हम ट्रेंड को पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन, और हमारे पास शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। मैं एक केस में लेता हूँ, एक केस लेता हूँ हाइड्रोजन का, मैं एक केस लेता हूँ हीलियम का। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2। इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर 2। मैंने ये बनाया एक शेल, ये न्यूक्लियस है। ये मैंने एक और शेल बनाया और ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। इसके पास एक प्रोटॉन है, यहाँ भी हमारे पास 2 प्रोटॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बज़ाहिर तो देखा जाए कि हमारे पास जो हीलियम का शेल है या जो हीलियम का एटम का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन हकीकत में क्या होता है, एक चीज़ समझें। हमारे पास एटॉमिक साइज के ट्रेंड को समझना बेहद ज़रूरी है इस चीज़ के बाद। जब कभी मैं देखता हूँ यार, अगर मैं ये बताता हूँ मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इसका न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का केस है और ये मेरे पास हीलियम का केस है। हीलियम के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सही है। एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये देखते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसका साइज बड़ा है। क्यों बड़ा है, एक चीज़ को समझने की हमारे पास ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और ये जो सेंटर में है प्रोटॉन अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश है, ये इसको अपने पास बुलाता है, खींच रहा होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, सही है। ये सेंटर न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन की हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके नेगेटिव चार्ज को खींचे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोटॉन होंगे, सही है। उन 2 प्रोटॉन की ताकत एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगी और उन 2 की एक इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या होगा, हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो ये जो साइज है श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो ये मेरे पास ये जो साइज है ये श्रिंक होता जाएगा। मैं बात करता हूँ, मैं कार्बन की लेता हूँ, ऑक्सीजन की लेता हूँ। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, सही है। इसके फर्स्ट शेल में कितने होंगे, फर्स्ट शेल में इसके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में तो यहाँ पर जो 6 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर 4 प्रोटॉन है। तो ये 4 प्रोटॉन मैं अगर बात करूँ वैलेंस शेल की, मैं लास्ट शेल की बात करूँ कि इन इलेक्ट्रॉन पे ये 4 प्रोटॉन, ये 6 प्रोटॉन जो है ये इसके ऊपर अट्रैक्शन कर रहे हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन होंगे। यहाँ पर जो हमारे पास है 8 प्रोटॉन, सही है। ये 8 प्रोटॉन जब इनके वैलेंस शेल को खींचेंगे तो इसको ज़्यादा खींचेंगे, ज़्यादा अपने पास बुला लेंगे, ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से इसका जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये साइज सिकुड़ जाएगा। जब 6-8 बंदे उसे अपने पास खींचेंगे, ताकत लगाएंगे, मिसाल के तौर पे
टग ऑफ वार होता है हमारे पास। टग ऑफ वार क्या है, जब वो रस्सी खींच रहे होते हैं तो हमारे पास जब दो पार्टी हैं बीच में पास वो रस्सी खींचते हैं तो उसमें क्या होगा, जब ज़्यादा बंदे रस्सी को खींचेंगे तो जो दूसरी जो ओपोनेंट्स की पार्टी है, जो आपके मुखालिफ पार्टी है, उसको हम करीब ले आएंगे, ज़्यादा सेंटर पॉइंट तक ले आएंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो कम होता है। लेकिन एक चीज़ है, जब एटॉमिक साइज कम होता है तो हमारे पास एनर्जी तो बढ़ रही है ना। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतनी हमारे पास एनर्जी हमारे पास बढ़ती है। ये चीज़ बात है। जैसे साइज और एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा। तो मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं बता दूं आपको ट्रेंड क्या होता है। अगर मैं पीरियड में अगर मैं जाता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसके अंदर, सही है। तो पीरियोडिक टेबल को समझाना बेहद ज़रूरी है। मैं इसके अंदर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया, ये हाइड्रोजन हीलियम, सही है। हाइड्रोजन हीलियम के बाद आ गया लिथियम बोरॉन। मैं भी सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सही है। और ये यहाँ पर हीलियम के नीचे एक और नियॉन, सही है। मैं ये फर्स्ट पीरियड की बात करता हूँ। मेरे पास इसके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे। तो जब मैंने इसका साइज़ बनाया तो इसका साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इसके साइज़ के, क्योंकि मेरे पास दो प्रोटॉन ने उसको अपने पास खींच के उसके साइज़ को छोटा किया। अब मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूँ। सेकंड पीरियड के अंदर इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है के शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे पास के शेल की तो वैकेंसी फिल हो गई लिथियम के केस में। के शेल में हमारे पास अगर न्यूक्लियस है 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, पर हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो आएगा एल शेल में, के शेल एल। तो अगर मैं ग्रुप में नीचे आता हूँ, हाइड्रोजन से नीचे आता हूँ लिथियम पे, तो मेरे पास एटॉमिक साइज बढ़ गया। क्यों बढ़ा? मेरे पास जो शेल है वो बढ़ गया। एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू शेल इंक्रीज। हमारे पास शेल बढ़ गया तो शेल की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ गया। लेकिन अगर मैं इसको लेके चलता हूँ लिथियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन को, मैं एक और चीज़ बताऊँ। लिथियम हमारे पास है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और एक हमारे पास नोबल गैस है नियोन। इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 6, इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 4, इसके पास लिथियम, बोरॉन, लिथियम के पास है 3, लिथियम के बाद बेरिलियम, एक एटम मैं मिस कर रहा हूँ। लिथियम के बाद है बेरिलियम, सॉरी, बेरिलियम के पास है 4, बोरॉन के, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा नियोन। लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास है 4, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7, इसके पास 8, इसके पास 9 और इसके बाद 10। अब देखो मेरे पास पहले केस में क्या था, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसका साइज़ ज़्यादा था और जो 2 थे उसके साइज़ कम थे, क्योंकि 2 में अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो वो साइज़ श्रिंक कर गया। मैं लिथियम के केस में लेता हूँ। लिथियम में न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका साइज़ ये, यहाँ पर 3 प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर मैं इधर में 4 प्रोटॉन बनाता हूँ बेरिलियम के केस में, 2 फर्स्ट शेल में, 2 सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रोटॉन उसे खींच रहे हैं तो इसका साइज़ उसके मुकाबले में थोड़ा कम होगा। अगर इसका साइज़ इतना है तो इसका साइज़ कितना होगा, इतना होगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 का बनाता हूँ, मैं इसका बनाता हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मैं बनाता हूँ पहले में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये और अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ये अपनी तरफ और ज़्यादा उससे खींचेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो साइज़ होगा वो इतना सा होगा। तो जैसे जैसे मैं ग्रुप के अंदर, मैं किसी भी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में मैं ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो अगर ग्रुप के अंदर कोई पूछता है कि मुझे ट्रेंड बताओ कि किस ट्रेंड से ये हमारे पास एटॉमिक साइज है, तो जैसे जैसे मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता हूँ तो मेरे पास क्या है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब देखो मैंने बताया था, देखो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा
तो एनर्जी क्या होगी, एटॉमिक साइज अगर मेरे पास डिक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एनर्जी क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन वो बढ़ी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम कभी भी ग्रुप में लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज तो कम हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन की, वो हमारे पास ज़्यादा हो रही है। तो ग्रुप के अंदर अगर कोई आपसे सवाल पूछते हैं यार मुझे बताओ ग्रुप में एनर्जी का ट्रेंड क्या है, तो आप ये कहोगे कि अलॉन्ग द ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल टू द राइट वन देयर इज एन इंक्रीज इन एनर्जी। अब मैं लेता हूँ डाउन द ग्रुप, या आपने पीरियड्स में पता चल गया, अगर मैं ये ग्रुप जो पीरियड 1 हो या पीरियड 2 हो, मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जा रहा हूँ तो मेरे पास एटॉमिक साइज़ क्या है, वो क्या हो रहा है, कम हुआ। एनर्जी क्या हुई, एनर्जी मेरे पास हो गई इंक्रीज। ये बात मैंने समझा दी, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से उसने क्या हुआ, उसमें एनर्जी बढ़ गई, उसकी अट्रैक्शन। लेकिन जब अट्रैक्शन फोर्स इनमें ज़्यादा हुई तो वो एटम का साइज श्रिंक कर गया, वो रस्सा कशी में ज़्यादा खींच लिया, वो सिकुड़ गया, वो करीब आ गया। अब मैं डाउन द ग्रुप की बात करता हूँ। अगर मैं जाता हूँ हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से डालता हूँ सोडियम, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में आ गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के में, तो वो सेकंड शेल में है। सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, और जो थर्ड शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूँ तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे पास वो जो शेल है वो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज होंगे तो मुझे बताओ जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा। जब साइज बड़ा हो रहा है तो एनर्जी का ट्रेंड क्या है, वो दूर हो रही है, अट्रैक्शन कम हो रही है, तो एनर्जी डिक्रीज होगी। याद रख लो, दोबारा इस बात को हमेशा के लिए याद रख लो, जब कभी भी एटॉमिक साइज बढ़ेगा एनर्जी मेरे पास कम होगी, और अगर मेरे पास एनर्जी कम होगी तो एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज बढ़ाओगे एनर्जी कम होगी, एनर्जी को वो बढ़ाओगे एटॉमिक साइज वो कम होगा। अब एक केस लेता हूँ मैं एक और समझाने के लिए। मैं कहता हूँ एक है मेरे पास सोडियम और एक है सोडियम प्लस। देखो सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इसका अगर मैं बनाता हूँ न्यूक्लियस, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मैंने बना दिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, सही है, 8 बना दिए और एक आ गया इसमें। मैंने क्यों कहा था कि कंपाउंड मोस्टली न्यूट्रल रहते हैं। जब कभी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों, मिसाल के तौर पे इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये चला गया। अब इसका एटॉमिक साइज, जब ये शेल से इलेक्ट्रॉन चला गया, एटॉमिक साइज कितना रह गया, इतना सा रह गया। जब एटॉमिक साइज छोटा हुआ तो एनर्जी तो बढ़ेगी ना। जब किसी के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो वो ज़्यादा शरारतें करेगा। वही ये कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा आ जाती है तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव बन जाते हैं। ये हमारे पास ट्रेंड होते हैं, तो हमारे को पीरियोडिक टेबल में समझने की ज़रूरत है। तो अब याद रख लो, अगर पीरियोडिक टेबल में कितने भी एलिमेंट हो, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सिंपल से लेके चलूँ, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हों, ये इस तरीके से पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट है। याद रखो, जब कभी मैं लेफ़्ट से राइट पे जा रहा हूँ, ये मेरी लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो मेरे पास जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, आपको पता है वो एटॉमिक साइज लेफ़्ट से राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है, मैं जब यूँ लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ एनर्जी बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। लेकिन जब मैं डाउन द ग्रुप आता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बात की, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब इस तरीके से आप बता सकते हो कि भैया आपके पास जो भी ट्रेंड हो उसके अंदर आपके पास एनर्जी का रिलेशन क्या होगा। ये कहलाती है पीरियोडिसिटी। अब मैं पूछता हूँ, मिसाल के तौर पे ग्रुप 1A है या ग्रुप 2A है, तो मैं पूछता हूँ कि अगर मैं ग्रुप में नीचे की तरफ जाऊँगा तो मेरे पास क्या होगा। आप कहोगे यार मेरे पास जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे हैं,
तो उसमें साइज़ बढ़ गया। मैं कहूँगा अच्छा यार मुझे बताओ एनर्जी का रिलेशन क्या है। आप कहोगे जब एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो एनर्जी मेरे पास कम हो जाएगी। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं पूछता हूँ कि यार अगर ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की एनर्जी कंपेयर करो तो किसकी ज़्यादा है, आप कहोगे ग्रुप 2 की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक साइज़ छोटा है ग्रुप 1 के मुकाबले में। तो उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। तो जब वो एक दूसरे की अट्रैक्शन ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे क्या है कि एटॉमिक साइज़ छोटा होगा। ये तो बात समझ आ गई। एनर्जी का ट्रेंड क्या? जब एटॉमिक साइज़ छोटा है तो एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी। एनर्जी और एटॉमिक साइज़ का रिलेशन तो इनवर्स है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ट्रेंड्स को बताते हो। इस पूरे चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमारे पास डिफरेंट ट्रेंड्स ही हैं। हमारे को पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज़ का क्या रिलेशन है, पीरियड्स का क्या रिलेशन है। तो ये चीज़ें हैं आपके पास चैप्टर नंबर 3 में और कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसके ऊपर कमांड हासिल करेंगे तो आपके ऐसे चैप्टर के ऊपर परफेक्शन आ जाएगी। मैं अब जाता हूँ इसके अंदर, इसी चैप्टर को मैं लेता हूँ। अच्छा, मैंने पीरियड्स के ऊपर मैंने वो बात कर ली है। मैं ये जो बेसिक जो थीम है ये मैं आपको सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में, सही है। नोबल गैस पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के पीरियोडिसिटी में पीरियड एटॉमिक साइज़ के ऊपर मैंने बात की कि मैंने कहा एटॉमिक साइज़ अगर लेफ्ट से राइट में जाओगे तो ये आपके पास क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप आओगे तो ये बढ़ेगा। तो क्या यही स्टेटमेंट बुक कहती है? देखते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 शेल था, यहाँ पर 2 शेल थे, यहाँ पे 3 शेल थे। सही है। दिस इज बिकॉज द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, ये बात हमने पढ़ी। हाउएवर एज द नंबर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेकिन हम लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज आपको मैंने बताया डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो ये क्या होगा, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। दिस इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन ड्यू टू द इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि वो जो हमारे पास जो प्रोटॉन है उसकी तादाद बढ़ती है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो उसकी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से वो साइज श्रिंक कर जाएगा। ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। सेम में जाता हूँ एनर्जी का मैंने ट्रेंड क्या बताया था, एनर्जी का होगा कि रिवर्स होगा साइज के। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज का है वो डिक्रीज होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर मैं डाउन द ग्रुप आऊँगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे पास साइज तो बढ़ता है, लेकिन जब साइज बढ़ेगा तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होगा, इन द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एनर्जी की टाइप है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हमारे पास कहते हैं कि अगर हमारे पास वो मिकदार, वो एनर्जी जिसके ज़रिए हम जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गेन करवाएं, और आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालें, वो हमें पास कराती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम डिस्कस अभी करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है ये मैं बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये मैं पांचों टर्म आपको मैं वो बताता हूँ डेफिनेशन की, सही है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ट्रेंड का समझ आ गया, सही है। अब मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का आपको पता चल गया। मैंने एटॉमिक साइज के ऊपर बात कर ली। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटम का जो साइज है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो बढ़ेंगे साइज छोटा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन का मतलब है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, इसको मैंने रिमूव करने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा सा है वो, एक एटम का साइज है। उसके बाद यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना आसान है। वो कितनी तरफ वो बेचारा वो मसरूफ है, वो इसको भी देख रहा है, 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 वो बहुत ज़्यादा वो मसरूफ है। अब एक के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें, वो उसकी सिक्योरिटी नहीं कर सकता, वो एक इलेक्ट्रॉन को हम चुपचाप निकाल सकते हैं। तो यही बात है कि जब हमारे पास एटम का साइज बहुत बड़ा होता है तो हम उसमें से खामोशी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन अब एक एटम है जिसके पास है ही बेचारा एक इलेक्ट्रॉन, उसके एक इलेक्ट्रॉन पे तो उसकी सारी जो फोर्स है वो उसी की तरफ है डाइवर्ट, तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है। तो यानी कि अगर हमारे पास जो छोटा एरिया या छोटा साइज है, उसके पास है ही इतना सा एरिया, उसकी वो सिक्योरिटी तो वो अच्छे तरीके से करेगा, उससे आप वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते। जैसे वो मुर्गी के बच्चे जो आप कहते हैं ना, चूज़े को आप आसानी से नहीं ले जा सकते, वो अगर वो चूज़ा मुर्गी के साथ बैठा हुआ है आप उसको नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप बड़े मैदान में बहुत से चूज़े, तो आप एक उठा के भाग भी जाएंगे तो वो मुर्गी को इतना पता नहीं चलता। एग्जाम्पल है। तो अगर एटम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो हम वो निकाल लेंगे चुपचाप। लेकिन अब एटम का साइज ही छोटा है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके ऊपर वो गार्ड बैठा हुआ है, वो गार्ड कर रहा है कि यार कोई लेके तो नहीं जा रहा। ये सीन होता है। तो मैंने क्या कहा था, जब एटम का साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। कम क्यों होगी? कि उसमें कम एनर्जी से हम वो निकाल सकते हैं। ये कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कहते हैं हमारे पास, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये टर्म है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहती है, मैं आपको पहले मैं बुक के रेफरेंस, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल। अगर हमारे पास एक एटम है, उसने किसी और एटम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे जब बॉन्ड बनाते हैं हमारे पास, तो बॉन्ड में क्या होता है, दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन लेने की सूरत में वो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनने की सूरत में कुछ हम बस एनर्जी निकलेगी, एनर्जी का रिलीज होगी, या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, या एनर्जी रिलीज होगी। आप इसको दो सेंस में कर दें कि आपके पास अगर जब कभी भी दो चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगी, वो बस कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। आपने एक चीज़ है ना, आपने एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को जब आप मिक्स करोगे तो क्या होगा, मिक्सिंग करने के दौरान वो चीज़ों को जब आप जोड़ते हो तो थोड़ी सी हीट निकलती है, गर्म होते हैं, वो कहलाती है एनर्जी। सही है। आपने इसके अंदर एनर्जी रिलीज होगी। अब एक बड़े एटम में आप ये करोगे, उसको क्या पता चलेगा, वो बड़ा एटम है, आपने उसके किसी एक शेल में डाल दिया, इतना उसमें ज़्यादा फील नहीं होगा, इतनी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होगी उसके अंदर वो सिस्टम में ऐड करने के लिए, वो उसका ध्यान ही नहीं, वो आप सिंपल सा उसको ऐड कर दोगे। एक छोटा सा एटम है, उसके पास है ही नहीं, आप उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डालोगे, मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन के पास एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आप उसमें जब तीसरा डालने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, वो लड़ाई करेगा, वो इतनी बासानी उसको गेन नहीं करने देगा, सिस्टम में नहीं आने देगा। एक बड़ा है जिसके पास बहुत से इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, वो तो कहेगा यार चुपचाप आप डालो ढस, और वो डलेगा ब्लॉक की तरह, पजल की तरह, आपके थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। शील्डिंग इफेक्ट क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एटम। सही है। Electron present in the inner shell shield effect of the nucleus felt by the valence electron is called shielding effect. The shielding effect down the group in the periodic table remains same in the period from left to right. Increases and remains same in the group from left to right. For example, shielding effect of potassium atom is more than sodium atom. इसको समझने की जरूरत है। हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या कहते हैं, सेंटर से हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान जो हमारे पास जो अट्रैक्शन का जो एक बॉन्ड है, अट्रैक्शन की जो एक लिमिट है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक रोप के ज़रिए, एक रस्सी के ज़रिए ये दोनों, ये एक यहाँ पर एक मैग्नेट है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, तो जितना ये
दूर जाता रहेगा उतना ज़्यादा ये हमारे से शील्ड होता रहेगा। या इसको आप ऐसे समझो, शील्डिंग इफेक्ट को देखो, शील्ड किसे कहते हैं? शील्ड कहते हैं गार्ड को। इस तरह के गार्ड होता है, शील्ड कहते हैं गार्ड को, ढाल को। एक एटम है ए, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन ये है, उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब ये हमारे पास अट्रैक्शन कर रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ये इसको भी खींच रहा है, ये इसको भी खींच रहा है, ये इसको भी खींच रहा है। तो जैसे जैसे आपके पास शेल बढ़ते रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। आपके बीच में गार्ड आते रहेंगे, अरे उसके सामने ये आ गया, उसके सामने ये आ गया, उसके सामने ये आ गया, उसके सामने ये हो गया। तो मतलब उसके सामने दीवार आती रहेगी। लेकिन अगर एक ये है एटम बी, उसके सामने है ये, तो इसके बीच में कोई शील्ड है? इसके अंदर तो कोई शील्ड ही नहीं है। एटम सी है, इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों डायरेक्ट है। लेकिन एटम डी है, इसके सामने देखो, इसके सामने ये इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके सामने ये इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने ये जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके सामने ये भी शील्ड है, ये भी शील्ड है, ये भी शील्ड है। और शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं उसके सामने कितने इलेक्ट्रॉनों की दीवार है। तो ये हमारे पास क्या आता है, शील्डिंग इफेक्ट। अगर मैं ग्रुप में जाता हूँ लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जाने पे मेरे पास शेल तो नहीं बढ़ रहा ना। तो मेरे पास जब शेल नहीं बढ़ा, यहाँ भी दो शेल है, यहाँ भी दो शेल है, तो मेरे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम रहेगा, शेल नहीं बढ़ रहा। लेकिन मैं डाउन द ग्रुप आता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। ये एक शेल है, यहाँ दो शेल है, यहाँ तीन शेल। तो यहाँ पर एक शेल के इलेक्ट्रॉन पे तो शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ। यहाँ पर दो शेल होगा, एक ये भी रहा शेल, एक ये भी, तो इसके ऊपर क्या होगा, बीच में एक शील्ड आ गई, एक दीवार आ गई। यहाँ पर तीन शेल आ गए, तीन दीवारें आ गई। तो मेरे भाई जितनी दीवारें रेजिस्टेंस आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी वो कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके क्या शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। अब शील्डिंग इफेक्ट आने की वजह से इसके दरमियान की अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो एनर्जी क्यों कम होती है, एनर्जी आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पास प्रोटॉन और उसकी अट्रैक्शन रुकती है, दूसरा उसके दरमियान शील्ड आ जाती है, दूसरे शेल उसके सामने आ जाते हैं, वो प्रॉपर गार्ड नहीं कर सकता। इसकी एक और मिसाल लो, आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी है, उसके सामने आपने एक गिलास रख दिया, वो टॉर्च से पार होगी। दो गिलास रख दिया, थोड़ी कम पार होगी। तीन गिलास रख दिए, बहुत लाइटली सी टॉर्च हो जाएगी। या आपने इधर कोई मैग्नेट रख दिया और यहाँ पे कोई मेटल है, उसके सामने एक मेटल है, फौरन अट्रैक्ट करेगा। उस मेटल के सामने दो और मेटल हैं तो वो उनको भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो एक पीछे जाके एक मेटल है तो उसको बहुत कम अट्रैक्ट करेगा। ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। सही है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं कि अगर हमारे पास जो उसका वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहें, जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर एक एटम है ए, उसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मिसाल के तौर पे जब एक एटम का एटॉमिक साइज बढ़े, उसके पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को वो उसने देखना है, तो उसका आप चुपचाप एक इलेक्ट्रॉन उठा सकते हो। लेकिन एक एटम का साइज छोटा है तो उसका आप इलेक्ट्रॉन नहीं उठा सकते। मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्रुप में लेफ़्ट से राइट जाओगे तो आपके पास क्या होता है, जब आप ग्रुप में लेफ़्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, लेफ़्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.2, कार्बन की है, सेम ग्रुप है, कैसे कैसे बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप आओगे तो वो क्या होगी, कम होगी। देखो इसका क्या लिखा हुआ है, इट इंक्रीजेज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो बढ़ेगी, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, एंड डिक्रीजेज फ्रॉम द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जब हमारे पास हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो यहाँ पर लिथियम के पास 2 शेल थे, सोडियम के पास 3 शेल थे। अब 3 शेल है, यहाँ इसको एनर्जी ही कम वो लग रही है। क्यों? एक तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, दूसरा उसके बीच में शील्डिंग इफेक्ट है, तीसरा उसका शेल इतना दूर है कि वो पावरफुल अट्रैक्शन नहीं है, तो आप चुपचाप उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जितना भी हमने पीरियोडिक टेबल में अभी तक हमने वो डिस्कस किया, हमने वो बेसिक टर्म्स देखी हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हम वो पढ़ेंगे, मैंने आपको ये पूरे चैप्टर की एक गो थ्रू समरी दी है।
तो इसके अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर सकते हैं, और आप मुझे बिल्कुल आप वो मैसेज करें, या इसके नीचे भी आप वो जहाँ आप कहीं भी ये वो वीडियो है उसके नीचे आप उसकी टैग लाइन पे डाल दें, इसको मेल कर दें या कमेंट्स की फॉर्म में इसके साथ आप अटैच कर दें। तो ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 आपका अगर चैप्टर नंबर 2 पे कमांड है तो चैप्टर नंबर 3 आपके लिए काफ़ी आसान है। अच्छा, सवाल क्या आ सकते हैं आपके पास? शॉर्ट नोट आ सकता है, डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डिफाइन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, और आपके पास हो सकता है कि किसी ग्रुप के बारे में पूछ लें, किसी पीरियड के बारे में पूछ लें, ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज़ का पूछ लें कि अगर हमारे पास एटॉमिक साइज़ अगर हम ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्स आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या वो रिस्पॉन्स है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर को समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं चैप्टर की मैं एक रिवीजन में करता हूँ, मैं आपको एक समरी मैं वो दूंगा इस चैप्टर की कि हम इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या। ये मैंने थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए कि मेरे को आपको थोड़ा सा मैं बता सकूँ कि इस चैप्टर में बस ये ट्रेंड होते हैं, इस तरीके से हम ये चीज़ों को हम कवर अप करते हैं। बाकी मैं इस चैप्टर को मैं बुक से मैं देखूँगा कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें और हमने से किस तरीके से उसको डिफ़ाइन करना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैसे उसकी तैयारी करनी है। सो इसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे हम वो इसको डिस्कस करेंगे एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू।